अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यू को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज की इस वीडियो का मकसद है कि इन एमसीक्यू को एक्सप्लेन करना। जैसा कि इन बुक की एक्सरसाइज के अक्सर आंसर जो होते हैं वो बच्चों के पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो है उन एमसीक्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बैकग्राउंड है, वो ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं मालूम होता। एप्टीट्यूड लेवल पर, एमकेट लेवल पर बच्चे जो हैं वो अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना सीख चुके होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर लेवल पर अक्सर बच्चे एमसीक्यू को याद करते हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद है कि हम इनको बुक की एक्सरसाइज के चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है वो हम एक्सप्लेन करें ताकि एमसीक्यू में अगर थोड़ी रद्दोबदल भी अगर हो जाए तो बच्चों का उनका कॉन्सेप्ट मालूम हो। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का जो हमारे पास एमसीक्यू है, नंबर 1, एन ऑटोट्रॉफ मे बी प्लेस इन फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सेप्ट। इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए और कहा जा रहा है कि ऑटोट्रॉफ जो है इन चारों में से किसी भी ग्रुप में हो सकते हैं सिवाय किसी एक ग्रुप में नहीं हो सकते। अब सबसे पहले हमें समझना है ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो हैं ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक चीज़ों से वो ऑर्गेनिक मटेरियल खुद तैयार कर सकते हैं, यानी सनलाइट की मौजूदगी में या केमिकल ऑक्सीडेशन के जरिए अपनी ग़िज़ा वो खुद से तैयार करने की क्या रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑटोट्रॉफ जो है इन चारों में से किसी तीन ग्रुप में पाए जा सकते हैं लेकिन किसी एक ग्रुप में नहीं पाए जा सकते। इसमें सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और आपको मालूम है कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं और बैक्टीरिया की कई टाइप्स हैं। सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार करते हैं, तो मतलब मोनेरा के अंदर तो बैक्टीरिया है, इसके अंदर ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं या प्रोटोक्टिस्टा की बात करते हैं तो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, इसी तरीके से फंजाई लाइक। तो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा जो होते हैं वो ग़िज़ा तैयार नहीं करते हैं, मानते हैं, लेकिन प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा जो होते हैं जिसमें अल्वा हो गया, क्लोरेला हो गया, वो तो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर लेते हैं। तो इसका मतलब प्रोटोक्टिस्टा के अंदर भी ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। और प्लांटाई की अगर हम बात करते हैं, ये तो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी ग़िज़ा तो तैयार करते हैं। तो मतलब ऑप्शन ए, बी और डी तीनों ऑप्शन में हमें मालूम है कि ऑटोट्रॉफ पाए जाते हैं। तो कौन सा ग्रुप रह गया हमारे पास? ग्रुप रह गया फंजाई। फंजाई एक वाहिद ग्रुप है जिसके अंदर ऑटोट्रॉफ कभी भी नहीं पाए जाते। ऐसा कोई भी फंजाई नहीं होगा जो अपनी ग़िज़ा जो है वो खुद से तैयार करता हो, उसको लाजमी ऑर्गेनिक फूड जो है वो किसी दूसरे जानदारों से चाहिए होता है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू नंबर 1 का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो है फंजाई। दूसरा एमसीक्यू जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया जो कि फीमेल एनोफिलीन मॉस्किटो की बाइट की वजह से ये बीमारी होती है, ये किस वजह से है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वायरस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फंजाई और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्लाज्मोडियम। तो याद रखिएगा मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और प्लाज्मोडियम का ताल्लुक जो है वो किससे है? प्रोटोजोआ से, जिसका ताल्लुक किससे है? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर हम एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा के अंदर प्लाज्मोडियम को हम स्टडी करते हैं, लिहाजा ये प्रोटोजोआ, ये ना वायरस है, ना ये बैक्टीरिया है, ना ये फंजाई। तो एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो डी, प्लाज्मोडियम है। तीसरा एमसीक्यू है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। अब क्लोनिंग जो है, देखें क्लोनिंग सबसे पहले हमने जो रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर क्लोनिंग और क्लोनिंग की टाइप्स वगैरह हमने पढ़ ली थी जिसमें डुप्लीकेट कॉपी बनती है। अब क्लोनिंग जो है वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग भी होती है और एक होती है नेचुरल क्लोनिंग, कुदरती तौर पर। इसमें कहा जा रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। इन चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो हैं वो नेचुरली, कुदरती तौर पर जो है वो सेल जो है वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, सिवाय एक के। अब वो देखते हैं चार ऑप्शन क्या है। ए में कहा जा रहा है रीजनरेशन, बी में कहा जा रहा है आइडेंटिकल ट्विंस, सी में कहा जा रहा है डाइजाइगोटिक ट्विंस और डी में कहा जा रहा है ट्यूमर। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए, जैसे स्किन का जो है वो कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है तो वहां क्या होते हैं, कुदरती तौर पर वहां नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं और वो जख्म बढ़ जाता है। तो रीजनरेशन जो है वो नेचुरल क्लोनिंग की एग्जांपल है, उसमें डुप्लीकेट सेल बनते हैं।
अब बात आ गई ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर में भी क्या होते हैं, सेल एबनॉर्मली तरीके से क्या होते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बना रहे होते हैं और जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये भी नेचुरल क्लोनिंग के एग्जांपल है। अब फैसला हमें करना है आइडेंटिकल ट्विंस और डायजाइगोटिक ट्विन में। अब देखिए, हमें मालूम है कि जाइगोट जो है वो कैसे बनता है, ओवम के साथ स्पर्म कंबाइन होता है। ओवम के साथ स्पर्म जो है वो कंबाइन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, जबकि डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या है, दो अलग अलग जाइगोट से बनने वाले जुड़वा बच्चे। ट्विंस का मतलब क्या है, जुड़वा बच्चे। तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, एक ओवम होता है, एक स्पर्म होता है, एक जाइगोट बना, वो जाइगोट आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और वो दो हिस्से जो हैं वो एक अलग अलग जानदार बन जाते हैं। लिहाजा वो जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो एक ही जाइगोट से बनने वाले होते हैं। जबकि डाइजाइगोटिक में क्या है, दो ओवम है, दो स्पर्म है, दोनों अलग अलग जुड़कर जो है वो दो जुड़वा बच्चे बनते हैं। तो डाइजाइगोटिक ट्विन में कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन रही, क्योंकि दोनों का ओवम अलग है, दोनों का स्पर्म अलग है। लिहाजा क्या है, ये ट्विन्स तो हैं लेकिन दो अलग ओवम और दो अलग स्पर्म आपस में जाकर मिलते हैं। जबकि आइडेंटिकल ट्विन्स में एक ही जाइगोट था जो आगे जाकर क्या हो गया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी डुप्लीकेट कॉपी बनी थी। तो इसमें क्या हुआ कि नेचुरल क्लोनिंग के एग्जांपल में रीजनरेशन और ट्यूमर तो थे। अब इन दोनों में हमने फैसला कर लिया कि आइडेंटिकल ट्विंस में एक ही जाइगोट होता है, उसकी दो डुप्लीकेट कॉपी बनती है, लिहाजा ये नेचुरल क्लोनिंग के एग्जांपल है। जबकि डाइजाइगोटिक ट्विन में दो अलग अलग जाइगोट थे, कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनी है, लिहाजा एक्सेप्ट के अंदर हमारा आंसर क्या होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है वो नेचुरल क्लोनिंग के एग्जांपल नहीं है। फिर इसके बाद जो है पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, जिनर, रॉबर्ट ब्राउन, लेवेरिन। तो पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक जो है वो एक फंगस से बनाई गई है, पेनिसिलियम नोटेटम, और इसको डिस्कवर करने वाले तीन साइंसदान थे, फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन। अब यहां हम इसमें देखते हैं फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन में से किसी का अगर नाम है तो उसका आंसर है फ्लेमिंग, जिनर, रॉबर्ट ब्राउन, लेवेरिन। तो फ्लेमिंग है, लिहाजा इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। अगला एमसीक्यू हमारे पास जो है बुक की एक्सरसाइज का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड द डिसिप्लिन ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पैरासाइटोलॉजी, बी मैरीन बायोलॉजी, सी माइक्रोबायोलॉजी, डी ह्यूमन बायोलॉजी। याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नॉर्मल आई से नजर नहीं आते। हमें किसी इंस्ट्रूमेंट के अगर हम नॉर्मल आंखों से अगर देखना चाहें तो हमें नजर नहीं आएंगे, हमें माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजी की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में नुकसान पहुंचाने वाले जानदार की बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासाइट नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं, लिहाजा ये बेस्ट आंसर नहीं है। मैरीन बायोलॉजी में समंदर के अंदर पाए जाने वाले जो जानदार होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, लिहाजा ये भी नहीं है। समंदर में मानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन ये परफेक्ट आंसर नहीं है। ह्यूमन बायोलॉजी, इंसान के बारे में जो है वो हम स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं करते हैं क्योंकि ह्यूमन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो लिहाजा इसमें क्या आ जाता है, करेक्ट आंसर जो है वो माइक्रोबायोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यू हमारे पास जो है, हाइड्रोपोनिक्स इज अ साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट इन। हाइड्रोपोनिक जो है वो एक ऐसे तरीकाकार है, एक ऐसी साइंस है जिसमें ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट, जिसमें जमीनी पौधों को किस में ग्रो करवाया जाता है। ए में कहा जा रहा है लेबोरेटरी, बी डेजर्ट, सी लेक, डी एरेटेड सोल्यूशन। अब हमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स में जो जमीनी पौधे होते हैं उसको लेबोरेटरी में जो है वो ग्रो करवाया जाता है। बेस्ट आंसर नहीं है। डेजर्ट रेगिस्तान में, लेक, झील वगैरह के अंदर जो है वो ग्रो करवाया जाता है, नहीं। तो इसके अंदर जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, एरेटेड सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जिसकर हवा भी पहुंच सके, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी शामिल हो। तो ये टॉपिक हमने डिटेल में हाइड्रोपोनिक्स का डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वो लेक्चर अगर आपने सुना है तो आसानी इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो डी, एरेटेड सोल्यूशन। अगला एमसीक्यू हमारे पास जो है हम उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है, एक मिनट थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं कैमरे को। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन
और ओवर पॉपुलेशन की वजह से किस चीज में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, किस चीज में हमें बेस्ट आंसर देना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्रियां जब ज्यादा बन गई हैं उसकी वजह से, और ओवर पॉपुलेशन जब लोगों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से किस चीज में इजाफा हुआ। ए में कहा जा रहा है पोल्यूशन, बी में कहा जा रहा है डिजीज, सी में कहा जा रहा है पेस्ट कंट्रोल और डी में कहा जा रहा है प्रोडक्टिविटी। तो अब हमें इसमें से बेस्ट आंसर दें किस चीज में ज्यादा इजाफा हुआ। देखिए अगर ओवर पॉपुलेशन हुई है तो डिजीज में, बीमारियों में भी इजाफा हुआ है, कोई शक नहीं। पेस्ट कंट्रोल, ओके ये आंसर नहीं बन रहा। डी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट भी जो है ज्यादा बन रहा है, लेकिन किस चीज में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है वो चीज है पोल्यूशन। मानते हैं दूसरे ऑप्शन कहीं ना कहीं अगर हम फिट करने की कोशिश करें तो वो हो जाते हैं, लेकिन हमें इसमें से बेस्ट आंसर देना है कि किस चीज में सबसे ज्यादा जो है वो क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास जो होगा वो पोल्यूशन होगा। अगला, डिफरेंट कम्युनिटीज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म। मुख्तलिफ कम्युनिटीज है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ये सवाल है। तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो है वो आपस में ग्रुप कंबाइन हो जाती है तो क्या बनता है। ए में कहा जा रहा है पॉपुलेशन, बी में कहा जा रहा है बायोस्फीयर, सी में कहा जा रहा है इकोसिस्टम, डी में कहा जा रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब देखें कम्युनिटीज क्या होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जिसमें डिफरेंट वेराइटीज के जानदार पाए जाए। और जब मुख्तलिफ वेराइटीज के जानदारों आपस में मिलते हैं, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। जबकि पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी का जो ग्रुप होता है वो पॉपुलेशन है। बायोस्फीयर क्या है, इकोसिस्टम, मुख्तलिफ इकोसिस्टम जब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। तो इस एमसीक्यू का बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है, इकोसिस्टम। डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में मिलकर क्या बनाती है, इकोसिस्टम। अगला एमसीक्यू है, लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ। जिंदगी की शुरुआत कहां से होती है। ऑप्शन ए ऑर्गेनेल्स, बी सेल, सी वाटर, डी एटम। अब जो वो लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ना, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जिंदगी की जो शुरुआत होती है, जिंदगी का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा है वो क्या है, सेल है। वो तमाम चीजें जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, वो तमाम चीजें जो सेल से छोटी हैं, उनको हम प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी दूसरी चीज पर क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक इंडिविजुअल अपनी जिंदगी क्या कर सकता है, गुजार सकता है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने कहा लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ सेल। जिंदगी की शुरुआत जो है वो कहां से होती है, सेल के लेवल पर होती है। जबकि वाटर बेजान है, ऑर्गेनिल सेल के अंदर पाए जाते हैं और ऑर्गेनिल खुद से अलग से जिंदा नहीं रह सकते। डी एटम भी एक बेजान चीज है। आगे नंबर 10, क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स टू इरेडिकेट। क्रॉप रोटेशन एक इफेक्टिव मेथड है टू इरेडिकेट, मतलब किस चीज को अलग करने के लिए एक इफेक्टिव मेथड है, उसकी बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है डिजीज, बी में कहा जा रहा है पैरासाइट्स, सी में कहा जा रहा है प्रीडेटर्स और डी में कहा जा रहा है बैक्टीरिया। क्रॉप रोटेशन जो है वो एक इफेक्टिव मेथड है किस चीज को खत्म करने के लिए। सबसे पहले तो हमें समझना है क्रॉप रोटेशन क्या है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक जमीन पर मुख्तलिफ वेराइटी के प्लांट्स को ग्रो करना, ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है। जैसे अगर पहली मर्तबा जो है वो अगर किसी जमीन पर जो है वो गंदुम की जो है वो फसल जो है वो बाकायदा ग्रो करवाई जाती है, तो इसके बाद फौरन जो है वो गंदुम की फसल जो है वो ग्रो नहीं करवाई जाएगी। बार बार उस जमीन पर अगर जो है वो गंदुम की फसल ग्रो करवाई जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक मखसूस किस्म की न्यूट्रिशन की जो है वो जमीन में कमी हो जाएगी। मखसूस किस्म के पेस्ट, कीड़े मकोड़े, जरासीम जो होंगे वो उस फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसको बचाने के लिए, मतलब इन बीमारियों से बचाने के लिए क्या करते हैं कि एक ही जमीन होती है, उसमें साल भर में मुख्तलिफ वेराइटी की फसलों को क्या करते हैं, बारी बारी ग्रो करवाते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि उससे जो है वो पौधों में होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, काफी हद तक जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो अब हमसे पूछा जा रहा है क्रॉप रोटेशन मतलब एक ही जमीन पर मुख्तलिफ वेराइटी की फसल को ग्रो करने का क्या फायदा है। इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड टू इरेडिकेट। ऑप्शन ए डिजीज, ऑप्शन बी पैरासाइट्स, ऑप्शन सी प्रीडेटर, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इसमें जो है वो देखा जाए तो इनडायरेक्ट जो है, प्रीडेटर तो शिकारी कहते हैं, ये हटा दो। पैरासाइट्स
कह सकते हैं, लेकिन इसमें हमें बेस्ट ऑप्शन की तलाश है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है? डिजीज, बीमारियों को, पौधों में होने वाली बीमारियों को इरेडिकेट करने के लिए काम आती हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की एक्सरसाइज के एमसीक्यू हमने यहाँ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि अब आप इन एमसीक्यू के आंसर सिर्फ ना सिर्फ रट्टा लगाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी इन एमसीक्यू का मालूम होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।